नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 5272 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज़ थोड़ा सा कुछ बदलाव जो हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा प्रश्न पूछने का तरीका। आप देखेंगे पहले 4 ऑप्शन होते थे, अब 5 ऑप्शन से दिए जाने लगे हैं। अभी जितने भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितने भी तरह की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जारी की थी और जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में, चाहे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की हो, डेंटिस्ट की हो, एक्सरे टेक्नीशियन की हो, एक वैकेंसी कोई और भी थी, 4-5 वैकेंसीज हैं और इसमें एक वैकेंसी आपकी भी है। तो अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो चुके हैं, हमने उन सभी क्वेश्चन पेपर से जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपके सिलेबस से कोरिलेट करते थे, हमने वो सभी प्रश्न पेड बैच में करा दिया है। और कुछ क्वेश्चन हमने लगभग 34-35 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में इंक्लूड किया हुआ था, अभी आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से ठीक है, उनका लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मॉडरेट लेवल के और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनका लेवल जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो तैयारी आप सभी अच्छे से करेंगे, प्रश्न कहीं से भी पूछे आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना होता है और अगर कहीं एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। जो प्रश्न बिल्कुल भी ना आए उन प्रश्नों को छोड़ना ही बेहतर होता है, लेकिन कम से कम 75, 80, 85 तक, अब मेरे हिसाब से कम 90 प्लस तक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। बाकी हम जो क्लास देते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि सभी क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से पढ़ाए हुए से मिल जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और थोड़ा सा हमारे क्वेश्चंस के जो डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं हार्ड होते हैं। हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं, जो भी सिस्टर जुड़ी हैं पहले से बैच में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो यही बताएंगे वो लोग कि जो भी क्वेश्चन होते हैं हम अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं पूछते हैं। 1-2 क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके अच्छे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो एक ऑप्शन आयोग ने बढ़ा दिया है उससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर उसमें अगर ऑप्शन ई दे दिया तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो नेगेटिव मार्किंग के बराबर हो गया। वीडियो को आप सभी पूरा कंप्लीट सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें सभी सिस्टर तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी भर्ती से संबंधित है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ऊपर दिख जाएगा पिंड किया हुआ। आप टेलीग्राम चलाते हो, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाएंगे। अभी देखिए एक वैकेंसी है, काफ़ी पहले वो विज्ञापन आया हुआ था, लास्ट ईयर आया हुआ था, और उस भर्ती की अभ्यर्थी, आपकी भर्ती से पहले उनका विज्ञापन आया हुआ था, उस भर्ती की अभ्यर्थी अभी शायद 6 या 7 को जाएंगे आयोग में जाकर के एग्जाम डेट की मांग करेंगे। BPO 1468 वाली वैकेंसी है, उसका विज्ञापन बहुत पहले का आया हुआ है, अभी उसका एग्जाम डेट लगा नहीं, अप्रैल में लगने की उम्मीद है। कुछ बड़ी भर्तियां, कुछ छोटी भर्तियां अभी भी बची हुई हैं। और आपकी भर्ती में क्या है, अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस नहीं आई है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कुछ सिस्टर इस बात को लेकर के हैं कि जो दोबारा फीस जमा करनी होती है वो फीस कब जमा करेंगे। वो फीस आप तब जमा करते हैं जब आपकी एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाती है, और एग्ज़ाम डेट से लगभग महीने भर पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जमा करना होता है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, एग्ज़ाम जब डेट लग जाएगी तो एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले या सवा महीने पहले, यानी 1 महीने के आसपास, 1 महीने पहले के आसपास ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले मुख्य परीक्षा की फ़ीस जमा करनी होती है, 80 रुपये और 200 रुपये। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस अगर दिया है उसी में तो अलग से उसकी नोटिस नहीं आती है। फिर देखेंगे ये शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है इस प्रकार से, उसको आप नोटिस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल फिल करके आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं हुए। फिर आगे देखिए आप सभी, यहाँ पर डाउनलोड एलिजिबिलिटी रिजल्ट आप चेक कर लेंगे। पहले नोटिस होगी, नोटिस में लिखा होगा कि हाँ इतने स्कोर वाले, यानी कि वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड में माइनस या 0 नंबर ना हो, आप लोग अपना चेक कर लेंगे। जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वही अभ्यर्थी आगे मुख्य परीक्षा के लिए फीस पेमेंट कर पाते हैं। फिर देखिए उसके आगे डाउनलोड एग्जाम नोटिस, फिर एग्जाम की नोटिस आएगी, एग्जाम सिटी चेक करने की नोटिस आएगी, उसमें एग्जाम शहर अपना चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली केंद्र का पता नहीं चलता है, वो एडमिट कार्ड में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन किस शहर में आपका सेंटर है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है,
जब ये ऑप्शन, जब ये लिंक खुलेगा, जब ये नोटिस आ जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से, तब जा कर के आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जमा करना होता है। फिर उसके आगे एग्ज़ाम होंगे एग्ज़ाम डेट पर, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आंसर की जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अभी आपकी भर्ती में ये वाली नोटिस आनी शेष है। कौन सी नोटिस? ये वाली नोटिस, ठीक है। ये नोटिस आने के बाद भी अगर आयोग बहुत जल्दी अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो भी कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो अभी हमने आप सभी को जो भी आपकी भर्ती के लिए एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता रखा है, मई या फिर जून। अभी हम लोगों को प्रयास भी करना पड़ सकता है आगे, ताकि आपका एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा डिले ना हो, आपका एग्ज़ाम डेट जल्दी लगे, उसके लिए हम लोग कोशिश भी करेंगे। बाकी मई से पहले कोई संभावना नहीं है, मई से जून भी जा सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ये आज की क्लास की पीडीएफ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, हमने वैसे ही क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण है? तो ये तीनों तो है नहीं। और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन और दिया जाने लगा है अब आयोग की तरफ से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाकी यहाँ पर राइट आंसर क्या था? सिफिलिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्लैमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है, ऐसे और भी बीमारियां हैं जो कि यौन संचारित संक्रमण में आते हैं। बाकी पेड बैच में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ पर। और अगर आप खाली क्लास देख लेते हैं अच्छे से, बाकी आपको ना पीडीएफ देखने की आवश्यकता पड़ती है, ना आपको कुछ भी कहीं से देखने की आवश्यकता पड़ती है, बस क्लास आप अच्छे से देखते चलिए। इसी तरीके से और देख लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे था, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्देश्य पूछा गया था। फिर देखेंगे स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन है। अब ये है दूसरी वैकेंसी का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन देखेंगे तो बिल्कुल डायरेक्टली आपके सिलेबस से ये क्वेश्चंस संबंधित है, तो आप सभी लोगों को देख लेना चाहिए अच्छे से। इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया हुआ था, दूषित जल के माध्यम से आंत्र ज्वर संचरण के लिए मुख्य रूप से कौन रोगजनक जिम्मेदार है? दूषित भोजन पानी से हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी सी डी दूषित रक्त से होता है, आप लोग जानते हैं, संक्रमित रक्त से होता है, दूषित नहीं संक्रमित रक्त से होता है। डायरिया हो गया, हैजा हो गया, कॉलरा, इसके अलावा टाइफाइड हो गया। लेकिन आंत्र ज्वर के नाम से टाइफाइड को जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली बीमारी का नाम न दे करके बीमारी के रोगाणु का नाम दिया गया है, यानी चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर आंसर क्या था? साल्मोनेला टाइफी। तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आगे देखिए आप लोग, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कीटों द्वारा प्रसारित ट्रांसमिटेड रोगों के लिए उपयोग होता है? वेक्टर जनित रोग, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित है या जो भी हमें कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पूछे हैं, वो प्रश्न तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वो सारे प्रश्न हम कराते चलते हैं। और आप लोग जानते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 बीमारियों को शामिल किया गया है। फाइलेरिया है, लिम्फेटिक फाइलेरिया है, जापानी एंसेफेलाइटिस है, काला अजार है, मलेरिया है, ऐसे कुल 6 बीमारियां हैं। बस आपको उनको याद रख लेना है। और इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। निम्न में से कौन सा अस्थायी गर्भ निरोधक का तरीका है? तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 या 4 तरीके होते हैं। वैसे वैसे आप लोग केवल 2 ही तरीके जानते हैं। पहला क्या जानते हैं आप लोग? ट्यूबेक्टॉमी, और दूसरा आप लोग जानते हैं वेसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब को क्लैंप करते हैं, कट करते हैं, या फिर निकाला भी जा सकता है उसको बाहर। और एक और होता है, कभी कभी कुछ किसी बीमारी या किसी भी वजह से पूरे गर्भाशय को ही बाहर निकाला जाता है, जिसको हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है। TOMY का मतलब ही होता है सर्जरी, कोई चीज़ कट करके निकाल ली गई है। पुरुषों में होता है वेसेक्टॉमी। एक और इसी प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर के 4 मेथड होते हैं वैसे परमानेंट के, लेकिन आपको 2 मुख्य रूप से याद करने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या था? ट्यूबेक्टॉमी। बाकी सभी क्या है? अस्थायी विधि, चाहे उसमें हार्मोनल मेडिसिन वाली विधि हो या फिर अन्य कोई विधि हो। कोल्ड चेन से क्वेश्चन पूछा गया था, ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया था, फिजियोलॉजी एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आपके सिलेबस 38 टॉपिक से लगभग जो है हमें लग रहा है कि 15 से 20 टॉपिक के आसपास जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, छोटी आंत के पहले भाग में डिओडोनम में ग्रहणी में
वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन होता है, वो बारीक होता है, ना कि तुरंत पचना स्टार्ट हो जाएगा। उसके आगे फिर जेजुनम में, इलियम में उसका पाचन पूरा हो जाता है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। अग्नाशयी रस को या पैंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सभी कुछ ऐसे इमेज होते हैं ना, खाली इन इमेज को ध्यान से देख लीजिए, कई क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। स्वान कोशिकाएं, माइलिन शीथ, रेनबियर की नोड, एक्सॉन, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन में पाए जाते हैं। वैसे ही नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुली की कोशिकाएं जहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड। उसके आगे देखेंगे तो हेनले लूप होता है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करना होता है। किडनी के ऊपर दोनों पे देखेंगे, ऊपर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है जहाँ से कई हार्मोन स्रावित होते हैं। एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र में कौन शामिल नहीं है? ये बहुत ध्यान देना होता है कि नहीं है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे छोटी आंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो डेली हम क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले क्वेश्चन, उसके बाद उनके आंसर होते हैं लास्ट में। और कुछ रिलेवेंट हम इमेज भी डाल देते हैं जिससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखेंगे आप सभी नोड, ए बी नोड पेसमेकर, हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है। ए बी नोड एंट्री वेंट्रिकुलर नोड, ये कंट्रोल करता है। यहाँ से देखेंगे तो हिज के बंडल होते हैं, फिर आगे देखेंगे तो पुरकिंजे के तंतु होते हैं। पूरे हृदय को विद्युत शॉक यानी कि विद्युत के झटके कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक शॉक देना होता है हृदय को पंप करने के लिए। पहले यहाँ पर दाएं आलिंद में, यहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होता है निलय को। इस वाले निलय से यानी दाएं निलय से ब्लड जाता है फुफ्फुस धमनी को शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर ब्लड वापस आया बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व से। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा महाधमनी में, यहाँ पे होता है एरोटिक वाल्व, यहाँ पे होता है पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और बच्चों में जो एट्रीसिया बीमारी होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व अनुपस्थित होता है। नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी तरह के रोग हैं, हिर्शपुंग रोग होता है, क्रोवन रोग है, जितने भी तरह के रोग होते हैं, एमएस हो गया, मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जितने भी तरह के रोग होते हैं, सभी के सभी आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आप ये ना सोचें कि सिलेबस में इतना पढ़ लें इतना छोड़ दें, नहीं, पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेक्शन अच्छे नंबर से पाइए ताकि आपको अपना जिला मिले। अभी 92-12 भर्ती में जो सिस्टर दूर कहीं जिले में सिलेक्ट हो गई हैं, वे लोग अपने ज़िले में आने के लिए परेशान हैं, ट्रांसफ़र के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे जा रहे हैं। तो आप इस तरह से कोशिश करिए आप लोग कि अच्छे नंबर से सिलेक्शन पाइए ताकि आप सभी को अपना ज़िला मिले। क्योंकि देखिए, संभवतः पिछली बार की बात थी, अगर इस बार भी ऐसा हुआ कि 3 ज़िले आपके मनपसंद के, एक ज़िला जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक ज़िला बुंदेलखंड वाला, तो कहीं से भी आपको ज़िला अलाट कर सकते हैं। और थियरी में एक एक चीज़ों को, ये क्लास की थियरी क्लास है, ये एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक डोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला क्या होता है, ये भी नवजात शिशुओं में दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली श्वास नली चेस्ट की तरफ और पीठ की तरफ होती है, इसोफेगस नली यानी कि भोजन की नली। इनके बीच में विभाजक रेखा कभी स्पष्ट रूप से नहीं बनती है, उसकी वजह से फिस्टुला हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ें, एक भी छोटी सी भी चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए। और न्यूट्रिशन में देखिए, जो दैनिक खुराक है नवजात शिशु के लिए, इन्फेंट के लिए, नियोनेट के लिए, बच्चों के लिए, चाहे प्री स्कूली हो जाए या फिर टोडलर के लिए या फिर वयस्क के लिए या फिर गर्भवती माताओं के लिए या फिर किशोर किशोरियों के लिए, तो सभी के लिए अलग अलग आपको आरडीए खुराक, आरडीए के अनुसार आपको खुराक पता होना चाहिए। कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, ठीक है, फाइबर हो, कैलोरी हो, यहाँ पे एक एक करके हमने सब दे रखा है। अभी इस समय हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। कुल जो है टोटल 107 क्लासेज हो चुकी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट डे में, यानी कि एक दिन रिवीजन क्लास होगा और एक दिन जो है जैसे रेगुलर क्लास चलती है वैसे क्लास चलती रहेगी। 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं क्लास में, और बाकी रिवीजन क्लास में कम से कम 100 या उससे भी ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। और टेस्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट वाले प्रश्न अलग से चलते रहेंगे। और एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले आपको केवल और केवल टेस्ट ही मिलेंगे पूरे दिन में, कि आप अधिक से अधिक प्रश्न आप टेस्ट लगाते चलिए। और अभी तो हमने 4 ऑप्शन के साथ दे दिया था पुराने टेस्ट, लेकिन अब जो टेस्ट देंगे 5 ऑप्शन के साथ देंगे, ताकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल वाली फीलिंग आनी चाहिए। सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल 38 टॉपिक में, जैसे यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। फिर केंद्र हो गए सारे, कुछ स्वास्थ्य समितियां हैं, स्वास्थ्य संगठन है, एएनएम के कार्य दायित्व हो गया, आचार संहिता हो गई, समुदाय में क्या भूमिका है, परामर्श, काउंसलिंग, नेतृत्व, न्यूट्रिशन, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन, उनकी कमी से रोग। जितने भी टॉपिक हैं आप ये समझें कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। मे भी 2-4 टॉपिक को हम ये नहीं बोलेंगे, हो सकता है 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आपको सभी 38 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहाँ से प्रश्न आपको 4 से 5 मिल सकते हैं, कहीं से आपको 1 से 2, कहीं पे आपको 2 से 3। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। और कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ से एक भी प्रश्न ना हो, डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली कोई प्रश्न हो सकता है उनसे हो। ठीक है, तो हमारा सजेशन आप सभी से यही होगा कि आप लोग कंप्लीट तैयारी करिए। आज की डेट में सिलेक्शन पाने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, चीज़ों को स्किप करने के बजाय कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन का आंसर न बने वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से 80-90% तक क्वेश्चन के आंसर, भले आपको क्वेश्चन सही से न आ रहा हो फिर भी आप आंसर कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ें पता है पहले से तो। और हमारे जितने भी क्लासेज होती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हर क्लास में, अब देखेंगे तो हम पहले भी वैसे हम उसी प्रकार से पढ़ाते थे, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस होता है कि अधिक से अधिक हम रिवीजन कराएं। जैसे कोई भी हमने एक क्वेश्चन को बता दिया, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उसमें फैक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं उस टॉपिक से, मान लीजिए WBC के बारे में हमको बताना था, तो WBC के बारे में हम कंप्लीट बता देंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, उनकी कमी से, उनकी अधिकता से, सब कुछ आपको बता देंगे उसी क्वेश्चन में। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने वो क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपकी रिवाइज होने लगती है, रिवाइज हो जाती हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप में से जिन भी सिस्टर को क्लास लेनी हो, बैच ज्वाइन करना हो, आप फीस के लिए मत परेशान होइए, फ़ीस बहुत कम होती है। आप इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप कहीं से भी पढ़ें, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना हो तो आप बिल्कुल हमें किसी भी समय आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9315707758। और कंप्लीट कोर्स की फ़ीस, यानी जिसमें क्लास नोट, PDF, लाइव क्लास और टेस्ट चारों चीज़ें शामिल होंगी, 1199 ओनली। और इसमें जो क्लासेस, जो टेस्ट, जो PDF, जो क्लास नोट पहले के हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे, और आगे आपको एग्ज़ाम डेट तक मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम चाहे मई में लगे या फिर जून में लगे, क्लास हम बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। और कभी 10 दिन 15 दिन में कभी क्लास नहीं होती है, बाकी नहीं तो क्लास हर दिन होती है, कोई भी वीकली ऑफ नहीं होता है। कभी कभी किसी वजह से भले क्लास हम न ले पाए, नहीं तो क्लास डेली होती है। शाम को 7 बजे से लाइव क्लास होती है, कभी कभी 6 बजे से, नहीं तो 7 बजे से ही लाइव क्लास होती है, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे की। ठीक है, तो आप में से जिन भी बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो, आप तुरंत आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। और या तो फिर आप कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए, बस कुल मिलाकर के आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के हमने आप सभी को बता दिया कि मई या फिर जून मान के चलें। और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस 2-3 महीने पहले ही आती है वैसे आमतौर पे, और कभी कभी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद एग्ज़ाम डेट की नोटिस आने में थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी सेंटर नहीं मिल पाते हैं या फिर शासन से अनुमति नहीं मिल पाती है। छोटी भर्तियाँ जहाँ पर सब कुछ चीज़ें क्लियर होती है वहाँ पर आयोग जल्दी जल्दी करा लेते हैं। आपकी भर्ती वैसे छोटी भर्ती नहीं, आपकी भर्ती एक बड़ी भर्ती है, और
हो सकता है कि आपकी भर्ती में 2 या 3 ज़िलों में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अभ्यर्थी कम होने पर एक ज़िले में ही एग्ज़ाम करवाया जाता है लखनऊ में, लेकिन ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अभ्यर्थी होने पर 2 या 3 ज़िलों में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। फिलहाल में आप लोग लखनऊ मान कर के चलेंगे और अभी जितने फॉर्म भरे गए हैं उसमें भी सब लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अब कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आयोग क्या उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम करवाएंगे। और हो सकता है कि इस बार एक से अधिक शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो, फिर आगे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो बस आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए और सिर्फ 2 घंटे का समय आप दीजिए डेली। बाकी आप अपने से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो आप जितना भी समय दे पाएँ, लेकिन अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप 2 घंटे का समय हमें दे पाते हैं और उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें अगर आप और पढ़ लेते हैं, कुछ आप उसमें और ऐड कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी 1.5 से 2 घंटे का समय आप हमें डेली दे दीजिए। थोड़ा बहुत समय रिविज़न के लिए दे लीजिए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% होना है, बस आप अच्छे से मेहनत करिए। शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस अगर बहुत जल्दी हुआ तो इस महीने के लास्ट तक, अदरवाइज़ अगले महीने में भी जा सकता है। शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस एक बार आ जाए तो कम से कम ये पता होता है कि उसमें जो भी बहनें जिनके नंबर माइनस में हैं तो वो लोग परेशान हैं कि हम शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहेगा, ताकि फिर जितने भी सिस्टर शॉर्टलिस्ट होती हैं फिर वो लोग अपना पूरे अच्छे से मन से मेहनत से आगे की तैयारी करेंगे।